सत्य का जो दूसरा सिद्धांत है, जिसे हम कोहेरेंस थ्योरी ऑफ ट्रुथ या सत्य के सामंजस्य अथवा सुसंगति सिद्धांत अथवा संसक्तता सिद्धांत कहते हैं, उसकी विवेचना करना चाहेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं, यह सिद्धांत मुख्यतः प्रत्ययवादी दार्शनिकों के द्वारा समर्थित है। सत्य के संवादिता सिद्धांत में जहां पर हम यह पाते हैं कि कोई प्रतिज्ञप्ति अथवा विश्वास अथवा ज्ञान तब सत्य होता है जबकि वह किसी तथ्य के अनुरूप हो अथवा उसके संवादी कोई तथ्य हो। जबकि सत्य के सामंजस्य सिद्धांत में सत्यता संवादिता में निहित न होकर के अपितु सामंजस्य अथवा सुसंगति में निहित होती है। यहां पर जो सामंजस्य अथवा सुसंगति है, वह किसी ज्ञान तंत्र के साथ सामंजस्य अथवा सुसंगति है। कहने का आशय यह है कि कोई प्रतिज्ञप्ति तब सत्य होती है जबकि वह किसी संपूर्ण ज्ञान तंत्र की अन्य प्रतिज्ञप्तियों के साथ सुसंगत हो अथवा सामंजस्य में हो। सत्य के सामंजस्य सिद्धांत को स्वीकार करने वाले दार्शनिक सत्य में मात्रा भेद को स्वीकार करते हैं। Philosophers accepting coherence of theory of truth also accept degrees of truth. क्योंकि सामंजस्य में स्वयं में ही मात्रा या क्वांटिटी का डिस्टिंक्शन होता है। हम मात्रा भेद को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई दो प्रतिज्ञप्ति क और ख है, और जिसमें प्रतिज्ञप्ति क ख की तुलना में ज्ञान तंत्र की अन्य प्रतिज्ञप्तियों के साथ अधिक सुसंगत है, तो हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि प्रतिज्ञप्ति क ख की तुलना में अधिक सत्य है। अतः इस प्रकार से यहां सत्यता में मात्रा भेद को स्वीकार किया गया है। डिग्रीज ऑफ काइंड। सत्य के सामंजस्य सिद्धांत से जुड़े हुए प्रमुख दार्शनिक स्पिनोजा, लाइबनिज, स्पिनोजा, लाइबनिज, हीगल, ग्रीन, ब्रेडले, बोसाके एवं रॉयस इत्यादि हैं। यह सभी दार्शनिक यह स्वीकार करते हैं कि मानवीय ज्ञान आंशिक रूप से सत्य और आंशिक रूप से
असत्य होता है, क्योंकि मानवीय बुद्धि सीमित है और पूर्ण ज्ञान अथवा निरपेक्ष ज्ञान के लिए आवश्यक होगा कि किसी ज्ञान तंत्र नॉलेज सिस्टम के अंतर्गत अगर असंख्य प्रतिज्ञप्ति हो तो हम उन असंख्य प्रतिज्ञप्तियों के साथ सुसंगति अथवा सामंजस्य को स्थापित करें, जो कि मानवीय बुद्धि के लिए असंभव कार्य है। हमें किसी भी वस्तु का आंशिक ज्ञान प्राप्त होता है और यह आंशिक ज्ञान अंशतः सत्य और अंशतः असत्य होता है। केवल निरपेक्ष अथवा सत्य का जो ज्ञान होगा वह पूर्ण अथवा निरपेक्ष ज्ञान होगा, जो कि पूर्ण रूपेण सत्य होगा। किंतु वह ज्ञान ब्रेडले के अनुसार बुद्धि के द्वारा संभव नहीं है, अपितु हमें इस प्रकार के खंड रहित समग्र ज्ञान के लिए अव्यवहित अंतः प्रज्ञात्मक अनुभूति को स्वीकार करना पड़ेगा। समकालीन पाश्चात्य दर्शन में तार्किक अनुभववाद से संबद्ध दो दार्शनिक ऑटो न्यूरात एवं कार्ल हेम्पर भी सत्य के सामंजस्य अथवा सुसंगति सिद्धांत का समर्थन करते हैं। यद्यपि उनके अनुसार यहां पर जो सामंजस्य अथवा सुसंगति है वह किसी परिकल्पनात्मक ज्ञान समष्टि अथवा ज्ञान तंत्र कोई स्पेकुलेटिव नॉलेज सिस्टम के साथ में ना हो करके, अपितु यह सुसंगति वैज्ञानिक ज्ञान के साथ होती है। भारतीय दर्शन में जो अद्वैत वेदांत की प्रत्ययवादी परंपरा है, जो कि स्वतः प्रमाणवाद के सिद्धांत को स्वीकार करती है कि तुलना हम सत्य के सामंजस्य अथवा सुसंगति सिद्धांत से कर सकते हैं, क्योंकि अद्वैत वेदांत में यह स्वीकार किया गया है कि ज्ञान वही है जो कि अबाधित है, अनकंट्राडिक्टेड है। अगर नॉलेज का कंट्राडिक्शन हो जाए सब्सिक्वेंट नॉलेज से या एक्सपीरियंस से, देन दैट नॉलेज और एक्सपीरियंस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज रियल और जेन्युइन नॉलेज। उसे हम प्रमा नहीं कहेंगे, तब तो वह अप्रमा हो जाएगा। यदि ज्ञान कालांतर में बाधित हो जाए तो वह अप्रमा की कोटि में होगा, ना कि प्रमा। प्रमा माने यथार्थ ज्ञान, वास्तविक ज्ञान। अद्वैत वेदांत के परतः प्रमाणवाद के मूल में जो तात्विक दृष्टि है वह यह है कि ब्रह्म की ही एकमात्र सत्ता है और ब्रह्म जो है वह त्रिकाला बाधित है, जिसका किसी भी काल में बाध नहीं होता, ना अतीत में, ना वर्तमान में और ना भविष्य में। और इसी आधार पर
वे यह स्वीकार करेंगे कि वही ज्ञान अथवा अनुभव सत्य है, प्रामाणिक है, जो कि कालांतर में अनुभव के द्वारा अप्रमाणित न हो जाए। जैसे रज्जु सर्प का हम उदाहरण लें तो रज्जु सर्प का जो है वह यथार्थ ज्ञान या प्रमा नहीं है, बल्कि भ्रम है, इल्यूशन है, क्योंकि कालांतर में यह विचार खंडित हो जाता है। जिसे हम सर्प समझ रहे थे वह बाद में रज्जु ही सिद्ध होता है। सत्य के सामंजस्य अथवा सुसंगति सिद्धांत की समीक्षात्मक विवेचना करें तो हम यह पाते हैं कि सामंजस्य अथवा सुसंगति सिद्धांत में एक लाभ तो है, और वह लाभ यह है कि जहां पर संवादिता सिद्धांत के अंतर्गत हमें प्रतिज्ञप्ति की सत्यता के लिए प्रतिज्ञप्ति से बाहर किसी तथ्य अथवा वस्तु के साथ संवादिता अथवा अनुरूपता को देखना पड़ता था। अर्थात कोई प्रतिज्ञप्ति अथवा विश्वास तभी सत्य होगा जबकि उसके अनुरूप कोई तथ्य अथवा वस्तु स्थिति हो। यदि ऐसा नहीं है तो हमें प्रतिज्ञप्ति को the concept of coherence, but this concept is not properly defined or explained by the supporters of coherence theory of truth. किंतु यहां पर जो सत्य के सामंजस्य सिद्धांत के समर्थक हैं वह सामंजस्य के प्रत्यय का सम्यक विश्लेषण नहीं करते हैं, उन्हें ठीक ढंग से परिभाषित नहीं करते हैं, या फिर हम कहें उसके लिए उपयुक्त निकष प्रस्तुत नहीं करते हैं। सामान्यतः हम जब सामंजस्य पद का प्रयोग दो प्रतिज्ञप्तियों के संदर्भ में करते हैं तो हम ऐसा कहेंगे कि दो प्रतिज्ञप्तियों में सामंजस्य अथवा सुसंगति तब होगी जबकि दोनों प्रतिज्ञप्ति एक साथ सत्य हो सकें, अर्थात उन दोनों की सत्यता में परस्पर कोई विरोध ना हो। जैसे आज मंगलवार है और आज भीषण गर्मी पड़ रही है। अब देखिए, ये दोनों तर्क वाक्य एक साथ आसानी से सत्य हो सकते हैं, तो हम यह कहेंगे कि इन दोनों तर्क वाक्यों में सामंजस्य है, सुसंगति है। सामंजस्य अथवा सुसंगति के प्रत्यय को हम इस रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह भी संभव है कि कोई दो प्रतिज्ञप्तियों में सामंजस्य अथवा सुसंगति अथवा संसक्तता कोहेरेंस हो, किंतु दोनों प्रतिज्ञप्ति असत्य हो या फिर कोई एक प्रतिज्ञप्ति सत्य हो और दूसरी प्रतिज्ञप्ति असत्य हो। यदि हम सत्यता को सामंजस्य की पदावली में परिभाषित करने का प्रयत्न करेंगे तो उससे जो परिभाषा निर्मित होगी वह चक्रक दोष से ग्रसित होगी। If we make an attempt to define and explain the concept of truth through coherence, then the definition which we
get or acquire is going to suffer from the fallacy, and the fallacy is circular fallacy. कैसे चक्रक दोष होगा? यदि हम जो है सत्य को सामंजस्य की पदावली में समझाने का प्रयास करें या व्यक्त करने का प्रयास करें। मान लीजिए हम यह कहते हैं कि कोई प्रतिज्ञप्ति प सत्य है जब प्रतिज्ञप्ति प और फ में सामंजस्य हो, और इसी प्रकार से यदि प्रतिज्ञप्ति प और फ में सामंजस्य है तो प्रतिज्ञप्ति प सत्य होगी। यदि सामंजस्य को इस ढंग से परिभाषित अथवा व्याख्यायित नहीं किया जा सकता है तो एक दूसरा प्रयास इस प्रकार से किया गया कि सामंजस्य का अर्थ है प्रतिपत्ति अथवा अपादान, इम्प्लीकेशन। कोहेरेंस मीन्स इम्प्लीकेशन, और इस प्रकार से सामंजस्य संबंध एक प्रतिपत्ति का संबंध अथवा अपादान का संबंध है। और इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कोई दो प्रतिज्ञप्ति प और फ है, और प और फ में सामंजस्य होने का अर्थ यह है कि प्रतिज्ञप्ति प तब सत्य होगी जबकि प्रतिज्ञप्ति फ से वह आपादित हो अथवा प्रतिपन्न हो। हम इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते हैं क्योंकि यह तर्कशास्त्र के विरुद्ध होगा। हम आधुनिक तर्कशास्त्र में शाब्दिक प्रतिपत्ति के विरोधाभास को पाते हैं, पैराडॉक्सेस ऑफ मटेरियल इंप्लीकेशन को पाते हैं, जिसके अंतर्गत यह होता है कि यदि कोई प्रतिज्ञप्ति असत्य है तो उससे जो हमें प्रतिज्ञप्ति निगमित होगी अथवा प्रतिपन्न होगी उसके सत्य और असत्य दोनों की संभावना होगी। अर्थात यदि प्रतिज्ञप्ति फ असत्य है तो उससे आपादित होने वाली प्रतिज्ञप्ति प सत्य भी हो सकती है और असत्य भी हो सकती है। सत्य के सामंजस्य सिद्धांत को स्वीकार करना कोई सहज कार्य नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारी सामान्य बुद्धि है उसके यह विरुद्ध अथवा प्रतिकूल सिद्धांत है। हमारी सहज बुद्धि का यह मानना है कि कोई भी प्रतिज्ञप्ति या तो सत्य होगी अथवा असत्य होगी। We normally believe that any proposition is to be either true or false. और लॉजिक में भी यही कहा जाता है कि a proposition is to be either true or false. और तर्कशास्त्र का एक मौलिक सिद्धांत है जिसे हम यह कहते हैं मध्यम परिहार का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल कहते हैं। और इस मध्यम परिहार के नियम के अनुसार कोई भी प्रतिज्ञप्ति या तो सत्य होगी अथवा असत्य होगी, और इस प्रकार से आंशिक रूप से सत्य अथवा असत्य होने की तो कोई संभावना होती ही नहीं है। जैसे हम कहें सूर्य पूर्व में उदित होता है, यह सत्य तर्क वाक्य है।
सनराइज इन द ईस्ट और सूर्य पश्चिम में उदित होता है, तो यह असत्य तर्क वाक्य है। तो इन दोनों के बीच में आंशिक रूप से सत्य और आंशिक रूप से असत्य होने की कोई संभावना कैसे उत्पन्न हो सकती है? एसी यूइंग ने सत्य के सामंजस्य अथवा सुसंगति सिद्धांत के समर्थन में कुछ इस प्रकार का तर्क दिया है कि हीगल और ब्रेडले जब सत्य के संदर्भ में सामंजस्य अथवा सुसंगति पद का प्रयोग करते हैं तो यह उनके तत्वमीमांसीय चिंतन के अनुरूप होता है। When Hegel and Bradley make an attempt to explain the concept of truth through the concept of coherence, then it is as per their metaphysical perspective, और वह जो तत्वमीमांसीय दृष्टिकोण अथवा पृष्ठभूमि है उसके अंतर्गत सत्य एक रहस्यात्मक अथवा अतीन्द्रिय प्रत्यय बनकर रह जाता है। किंतु ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत हम जिस सत्य के स्वरूप और निकष की विवेचना करते हैं वह विशुद्ध रूप से ज्ञान मीमांसीय है, और ज्ञान मीमांसीय दृष्टि से सत्य पर हम विचार करें तो हम यह पाएंगे कि कोई भी ज्ञान अथवा विश्वास अथवा प्रतिज्ञप्ति या तो सत्य होगा अथवा असत्य होगा। आंशिक रूप से सत्यता अथवा असत्यता का प्रश्न उचित नहीं प्रतीत होता है।